जो पैरासीटामोल है वो सेफ दवाई है डेंगू के मरीज में। उसके अलावा जो भी ब्रूफेन है, कम्बीफ्लेम है, मेफ्टाल है, वो दवाई हमारे को डेंगू के मरीज में अवॉइड करनी चाहिए। मतलब रात को डेंगू का खतरा कम है? रात को डेंगू का मच्छर नहीं काटता। और डेंगू शॉक सिंड्रोम में जब मरीज कॉम्प्लिकेट हो जाता है तो उसमें मरने की संभावना, मोर्टेलिटी जिसको हम बोलते हैं, वो काफी हाई होती है, वो 60% से, और अगर अनट्रीटेड या पुअरली ट्रीटेड रहे तो 90% तक मरीजों को हम नहीं बचा पाते हैं डेंगू शॉक सिंड्रोम में। तो डेंगू में क्या होता है कि उस लीकेज की वजह से जो मरीज होता है उसके चेहरे पे सूजन आ जाएगी, उसके बॉडी में सूजन आ जाएगी, उसके लिवर में सूजन आ जाएगी, उल्टियां शुरू हो जाएगी उसको। तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या है कि जब ये सूजन होने लगेगी तो हमारे शरीर का जो खून में से पानी की मात्रा धीरे धीरे करके कम होती जाती है। कोई भी पेन किलर डेंगू के मरीज में या स्टेरॉइड डेंगू के मरीज में बिल्कुल भी नहीं लेना, क्योंकि डेंगू को लेकर के एक बहुत बड़ा मिथ है सोसाइटी में कि डेंगू में जो प्लेटलेट्स का कम होना है ये बहुत गंभीर बात है। कि लोग गिलोय या बकरी का दूध लेकर के या पत्तों का रस पी करके वॉमिटिंग करते हुए आते हैं, क्योंकि ये लेना कभी भी प्लेजेंट नहीं होता। और डेंगू जो है एक मच्छर से होने वाला रोग है, और जो मच्छर है उसका नाम है एडीज इजिप्शियाई। तो ये उस मच्छर से होता है जिसको हम कॉमन बोलचाल की भाषा में टाइगर मॉस्किटो भी बोलते हैं। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं रेवाड़ी शहर के जाने माने चिकित्सक, जाने माने वरिष्ठ फिजिशियन हैं डॉक्टर पवन गोयल। सिटी हार्ट क्लिनिक है इनका अपना रेवाड़ी में, और आज हमने इन्हें आमंत्रित किया है डेंगू के बारे में चर्चा करने के लिए, क्योंकि इन दिनों डेंगू फैल रहा है। डॉक्टर गोयल, आपका सबसे पहले तो हमारे स्टूडियो में स्वागत। महेश जी, धन्यवाद। तो हम सीधे सवालों पर आते हैं बिना किसी भूमिका के। आपके पास तो रोगी आ ही रहे होंगे इन दिनों डेंगू का प्रकोप हम कुछ ज़्यादा सुन रहे हैं, समाचार पत्रों में भी इस तरह की खबरें आ रही है। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए कि डेंगू है क्या, कब फैलता है, क्यों फैलता है, किस कारण फैलता है? डेंगू बेसिकली एक वायरल फीवर है, एक वायरल बुखार है जो कि आमतौर पर मौसम के बदलाव के साथ आता है। और डेंगू जो है एक मच्छर से होने वाला रोग है, और जो मच्छर है उसका नाम है एडीज इजिप्शियाई। तो ये उस मच्छर से होता है जिसको हम कॉमन बोलचाल की भाषा में टाइगर मॉस्किटो भी बोलते हैं। तो ये जो टाइगर मॉस्किटो है, जब इसका जो फीमेल टाइगर मॉस्किटो होती है, जब ये किसी डेंगू के मरीज को काटती है, तो उस मरीज में जो वायरस होते हैं, डेंगू के जो वायरस होते हैं, उसको वो अगले व्यक्ति तक पहुंचा देती है, और इसलिए इसको वेक्टर बॉर्न या कीटाणु जनित रोग भी बोल सकते हैं। मतलब ये दूसरे में भी चला जाता है, एक मरीज? जी हाँ, क्योंकि इसके फैलने का कारण यही है कि एक मरीज है, उसको जब एडीज इजिप्शियाई मच्छर ने काटा तो वो मच्छर जो है वो संक्रमित हो गया, और जब वो संक्रमित मच्छर जब दूसरे मरीज को काटता है, दूसरे किसी भी व्यक्ति को काटता है, स्वस्थ व्यक्ति को भी काटता है, तो उसको भी एडीज इजिप्शियाई का काटने की वजह से उसको भी डेंगू का इन्फेक्शन हो जाता है। कोई डेंगू का जो खास मच्छर, उसकी कोई पहचान मौखिक तौर पर आप बता सकें? हम अपनी स्क्रीन पर दर्शकों को दिखा देंगे आपके इंटरव्यू के साथ साथ। हाँ जी, हाँ। कोई वैसे विशेष तो जो एडीज जो मच्छर होता है वो बेसिकली उसकी एक खासियत होती है कि वो साफ पानी में पैदा होता है, और जो एडीज की जो फीमेल एडीज मच्छर होती है वो आमतौर पे अपने दिन के समय में काम करती है, यानी कि वो नाइट शिफ्ट नहीं करती, और वो सुबह 9 बजे से 8-9 बजे से लेकर के और शाम को 4-5 बजे तक आमतौर पे एक्टिव होते हैं, और उसी समय में वो मतलब रात को डेंगू का खतरा कम है? रात को डेंगू का मच्छर नहीं काटता। तो वो 4-5 बजे तक, जब तक दिन नहीं ढलता, तभी तक वो एक्टिव होती है फीमेल डेंगू मच्छर, और वो उसी टाइम पे काटती है। तो ये उसकी खास बात है। और उसको हम कैसे पहचानेंगे, जैसा कि आपका मूल सवाल था, उसको पहचानने का तरीका ये है कि जो डेंगू का जो मच्छर होता है वो एक्चुअली जिस सरफेस पर भी बैठा होता है वो आमतौर पे उस सरफेस से चिपक के बैठता है, उठ के नहीं बैठता। दूसरी बात, उसका जो धड़ होता है, उस धड़ पे काले रंग का मच्छर होता है आमतौर पे, और उस धड़ पे सफेद रंग के कुछ छोटे छोटे चकत्ते होते हैं, और वो चकत्ते ऐसे लगते हैं जैसे कि टाइगर के जो स्किन होती है उस पे जो दाने होते हैं। तो उस तरह का सा, इसलिए इसको हम कॉमन बोलचाल की भाषा में टाइगर मॉस्किटो भी बोलते हैं।
तो ये आमतौर पे उसकी पहचान होती है। तो डॉक्टर साहब आपने डेंगू मच्छर की पहचान बताई जिससे डेंगू फैलता है, और डेंगू होने के कारण बताए। एक आम व्यक्ति जैसे फीवर हुआ उसको कैसे पहचान करे कि उसको डेंगू हो सकता है? थोड़ी सी उसको बिना लैब में पहुंचे प्रारंभिक पहचान क्या है, लक्षण क्या है कि ये डेंगू हो सकता है? डेंगू का जो बुखार होता है वो आमतौर पे हम मॉडरेट टू हाई ग्रेड बोलते हैं। मॉडरेट टू हाई ग्रेड का मतलब है आमतौर पे वो बुखार 101 से 104-5 तक जाता है। और उस बुखार में जो सबसे खास बात होती है कि मरीज को बहुत तेज बदन दर्द होता है, सर दर्द होता है, उसकी आंखों में दर्द होता है, और आंख को जब वो मूव करता है, तेज बुखार में जब आंख को मूव करता है तो उस मूवमेंट पे भी आंख में उसको दर्द होता है। और ये आमतौर पे शुरुआती लक्षण होते हैं। परंतु जब डेंगू कॉम्प्लिकेट हो जाता है, डेंगू की कॉम्प्लिकेशन आमतौर पे दो तरह की होती है, एक डेंगू हेमरेजिक फीवर और दूसरा डेंगू शॉक सिंड्रोम। तो डेंगू हेमरेजिक फीवर होता है जब प्लेटलेट्स डेंगू की वजह से बहुत कम हो जाती है और उसकी वजह से शरीर पे लाल लाल रंग के चकत्ते हो जाते हैं, तो उसको डेंगू हेमरेजिक फीवर बोलते हैं। और तो वो आमतौर थोड़ी पे सी डेंजरस स्थिति होती है। हाँ जी, हाँ जी। ये दोनों कॉम्प्लिकेशन डेंजरस होती हैं। तो डेंगू का हेमरेजिक फीवर तब होता है, यानी वो हेमरेज के जो निशान होते हैं वो आमतौर पे तभी होते हैं जब प्लेटलेट 5,000 से 10,000 के बीच में आमतौर पे उतनी कम हो जाती है। जब 25,000, 30,000, 40,000 वो नॉर्मल डेंगू के मरीज में भी होती है, तो कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। तो प्लेटलेट के 25-30 कम होने हजार से पे टेंशन नहीं, हमें कोई 5 से टेंशन 10 नहीं हजार लेनी पे चाहिए। टेंशन। अगर 5,000 तक आती है आमतौर पे नॉर्मल आदमी में, 5,000 से नीचे जाने पर ही उसके शरीर पे चकत्ते बढ़ते हैं, उसको स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग होती है, मसूड़ों से हो सकती है, पेशाब में थोड़ी वो बहुत ब्लीडिंग समय हो सकती है। हॉस्पिटल में एडमिशन। हाँ जी। आमतौर पे हम मरीज को जब 50,000 से नीचे प्लेटलेट्स आ जाती हैं तो हम मरीज को ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, हॉस्पिटलाइज करने की एडवाइस करते हैं, और फिर हम रेगुलर उसकी टेस्टिंग शुरू कर देते हैं, जिसमें हम डे टू डे बेसिस पर हम उसके प्लेटलेट्स को टेस्ट करते हैं, जिससे कि मरीज गंभीर हालत में पहुंचने से पहले ही हम उसको पहचान लें। और अगर उसकी प्लेटलेट 5,000 10,000 के आसपास पहुंच रही है तो हम उसको प्लेटलेट चढ़ा के और उसको हेमरेजिक फीवर में कन्वर्ट होने से रोक सकें। तो ये तो है इसका डेंगू हेमरेजिक फीवर की कॉम्प्लिकेशन। और दूसरा दूसरा होता है डेंगू शॉक सिंड्रोम। डेंगू शॉक सिंड्रोम जो होता है वो आमतौर पे डेंगू हेमरेजिक फीवर से भी ज्यादा गंभीर स्थिति है। और डेंगू शॉक सिंड्रोम में जब मरीज कॉम्प्लिकेट हो जाता है तो उसमें मरने की संभावना, मोर्टेलिटी जिसको हम बोलते हैं, वो काफी हाई होती है, वो 60% से, और अगर अनट्रीटेड या पुअरली ट्रीटेड रहे तो 90% तक मरीजों को हम नहीं बचा पाते हैं डेंगू शॉक सिंड्रोम में। तो ये इतनी गंभीर बीमारी है। मतलब ये आम डेंगू से अलग जो दो सिचुएशन बता रहे हैं। जी, ये डेंगू की ही कॉम्प्लिकेशन है, आम डेंगू फीवर की ही कॉम्प्लिकेशन है। डेंगू शॉक सिंड्रोम में क्या होता है, डेंगू की खास बात क्या होती है कि डेंगू में जो हमारी कैपिलरीज होती हैं बॉडी की, वो कैपिलरीज लीकी कैपिलरीज हो जाती हैं। तो डेंगू में क्या होता है कि उस लीकेज की वजह से जो मरीज होता है उसके चेहरे पे सूजन आ जाएगी, उसके बॉडी में सूजन आ जाएगी, उसके लिवर में सूजन आ जाएगी, उल्टियां शुरू हो जाएगी उसको। तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या है कि जब ये सूजन होने लगेगी तो हमारे शरीर का जो खून में से पानी की मात्रा धीरे धीरे करके कम होती जाती है। इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रिक्शन ऑफ इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम, यानी कि जो हमारे ब्लड वेसल्स में जो खून की मात्रा होती है वो कम होने लगती है, क्योंकि वो उसमें से जो पानी की मात्रा है वो कैपिलरीज में से लीक होके एक्स्ट्रा वास्कुलर टिश्यू में चली जाती है, यानी ब्लड वेसल से बाहर चली जाती है। तो जब वो ब्लड वॉल्यूम कम हो जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो कम होना शुरू हो जाता है। तो जब हम किसी भी मरीज का हम टेस्ट करते हैं तो सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट करते हैं, तो उसमें हम एक फैक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं हिमेटोक्रिट या MCH, तो जो MCV सॉरी। तो हिमेटोक्रिट जो होता है बेसिकली उसको हम टेस्ट करते हैं, और हिमेटोक्रिट में हम क्या देखते हैं कि अगर हिमेटोक्रिट अगर ज़्यादा हो गया किसी मरीज का, इसका मतलब ये है कि उसके खून में से काफ़ी सारा पानी बाहर निकल गया है, तो वो अर्ली साइन होता है। और उसको अगर हम हिमेटोक्रिट को हम पहचान लें, अगर वो 11 से ज़्यादा हिमेटोक्रिट है, तो अगर हम उसको टाइमली पहचान लें तो हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट को काफ़ी मात्रा में उसको, अगर वो मुंह से ले सकता है तो मुंह से उसको काफ़ी मात्रा में पानी दें, और अगर वो मुंह से लेने की पोजीशन में नहीं है क्योंकि वॉमिटिंग शुरू हो जाती है लेट स्टेज ऑफ डेंगू में, तो उसको फिर हम ग्लूकोज वगैरह या फ्लूइड वगैरह लगा के उसको हम रिप्लेनिश कर दें इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम को, तो हम मरीज को बचा सकते हैं और टाइमली अगर उसका ट्रीटमेंट। मतलब ये है कि लोगों में हमारे जो डेंगू के मरीज हैं या बुखार के मरीज हैं वो ज़्यादा दहशत में न आए। सबसे अच्छा उपाय है कि डॉक्टर की सलाह से चलें और समय पर डॉक्टर को दिखाएं, चाहे साधारण बुखार हो। बिल्कुल,
किसी भी साधारण बुखार को आप प्रॉपर तरीके से टेस्ट कराइए, सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइड डॉक्टर से ट्रीटमेंट लीजिए। दहशत में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। 95% से ज़्यादा मरीज डेंगू के घर पर ही ठीक हो जाते हैं। उसमें हमारे को कोई ज़्यादा दवाइयाँ भी नहीं देनी होती। और ख़ास तौर पे ये ध्यान रखना है, कोई भी पेन किलर डेंगू के मरीज में या स्टेरॉइड डेंगू के मरीज में बिल्कुल भी नहीं लेना, क्योंकि जो स्टेरॉइड होते हैं या पेन किलर्स होते हैं, ये आमतौर पे ये प्लेटलेट्स तो आपने बहुत अच्छा है इसका जो जी पूरा ये प्लेटलेट्स को कम कर देते हैं। तो उससे क्या है कि मरीज की अगर प्लेटलेट 25,000 30,000 भी है, तो अगर उसने पेन किलर्स ले लिए, तो क्योंकि वो प्लेटलेट्स के एक्शन को इनहिबिट करते हैं, तो इसलिए उनमें ब्लीडिंग के चांस बढ़ जाते हैं। यानी थोड़ी सी कंपैरेटिवली हाई प्लेटलेट पे भी उनमें bleeding बुखार के कम करने की दूसरी दवाएं होंगी हाँ, जो देनी चाहिए जो है। तो उसमें आमतौर पे डेंगू के मरीज में हम सिर्फ पैरासीटामोल ही देते हैं, क्योंकि पैरासीटामोल जो है वो प्लेटलेट्स को इनहिबिट नहीं करती, प्लेटलेट्स को के एक्शन को, प्लेटलेट्स के काम करने को कम नहीं करती। तो इसलिए जो पैरासीटामोल है वो सेफ दवाई है डेंगू के मरीज में। उसके अलावा जो भी ब्रूफेन है, कम्बीफ्लेम है, मेफ्टाल है, वो दवाई हमारे को डेंगू के मरीज में अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि उससे ब्लीडिंग के तो चांस नीम बढ़ हकीम जाते का हैं। और क्वालिफाइड का यही फर्क होता है यही कि फर्क। क्वालिफाइड डॉक्टर को इन सब चीजों का पता होता है, तो क्वालिफाइड डॉक्टर से ही जांच करानी बिल्कुल। चाहिए। दूसरी बात, स्टेरॉइड उसमें बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि स्टेरॉइड से जो कैपिलरीज की जो मैं बता रहा था कि जिस तरह से डेंगू शॉक सिंड्रोम में पेशेंट जो है उसकी कैपिलरीज की लीकेज बढ़ जाती है, तो उसमें कैपिलरीज की लीकेज और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसलिए हमारे को स्टेरॉइड भी अपने डेंगू के मरीजों में नहीं देना। डेंगू का मरीज हो तो उसको स्टीरॉयड भी नहीं देना है, बिल्कुल। पेन किलर भी नहीं देनी है, उसमें सावधानी बरत। हाँ, उसको डेंगू के मरीज में बिल्कुल सिंपल ट्रीटमेंट है। बुखार कम करने के लिए पैरासीटामोल लें, और पानी की मात्रा, लिक्विड्स खूब मात्रा में लें। आप नींबू पानी ले सकते हैं, शिकंजी ले सकते हैं, दाल का पानी, सूप, सिंपल पानी में ORS डाल के ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं। यानी आपको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लिक्विड्स लेने हैं। लिक्विड्स लेने से क्या है, पेशेंट के डेंगू शॉक सिंड्रोम में जाने के चांस ऑलमोस्ट खत्म हो जाते हैं। डॉक्टर गोयल, हम लोगों के बीच रहते हैं, सुनते रहते हैं हमेशा, कुछ बकरी का दूध बताते हैं, कुछ गिलोय वगैरह बता देते हैं, कुछ सोशल मीडिया की जो यूनिवर्सिटी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से इलाज बताते रहते हैं। आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि डेंगू के मामले में ये बकरी के दूध वगैरह की क्या भूमिका रहती है? देखिए, आमतौर पे पपीता वगैरह जो है जी। डेंगू को लेकर के एक बहुत बड़ा मिथ है सोसाइटी में कि डेंगू में जो प्लेटलेट्स का कम होना है, ये बहुत गंभीर बात है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि डेंगू में प्लेटलेट अगर 5-10 हज़ार जाए, तो ही चांस होते हैं कि वो हेमरेजिक फीवर में कन्वर्ट होगा, तो ही उसकी वजह से ब्लीडिंग होगी। तो एक तो प्लेटलेट्स को लेके बहुत ज़्यादा दहशत में आने की ज़रूरत नहीं है। मैं देखता हूँ अपनी ओपीडी में कि मरीज की प्लेटलेट की वैल्यू लिखी होती है 1.5 लाख से 4.5 लाख, ये नॉर्मल होती है। अगर किसी की 1,30,000 आती है, तो मरीज हमारे पास दहशत में आता है कि डॉक्टर साहब मेरी तो प्लेटलेट कम हो गई, मेरे को तो कल ब्लीडिंग होने वाली है। नहीं होगी ब्लीडिंग, बिल्कुल नहीं होगी। 25,000 पे भी स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग नहीं होगी, तो टेंशन में नहीं आना। बस 50,000 से नीचे जाती है तो बस आप क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाइए, और वो जैसे आपको एडवाइस करे ऑब्जर्वेशन में रहिए, उसको फॉलो कीजिए और फॉलो कीजिए, रेगुलर अपने टेस्ट कराइए। अगर वो कभी भी कम जाएगी, तो रेवाड़ी में अब अच्छे ब्लड बैंक उपलब्ध हैं, और अब तो हमारे सरकारी अस्पताल में भी प्लेटलेट्स उपलब्ध हैं। तो अगर पेशेंट की प्लेटलेट बहुत कम जाती है, 10,000 से नीचे जाती है, तो आमतौर पे हम मरीज को कहते हैं कि अब आपको प्लेटलेट चढ़ा देंगे। और प्लेटलेट चढ़ाने के बाद आमतौर पे डेंगू हेमरेजिक फीवर से ऑलमोस्ट अब कोई भी मरीज नहीं मरता। मतलब बचाव है। बिल्कुल, बहुत अच्छा बचाव है डेंगू में। अगर हेमरेजिक है तो कोई टेंशन, प्लेटलेट कम होने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर मान लो पेशेंट डेंगू शॉक सिंड्रोम में जा रहा है, अगर वो पानी की मात्रा कम ले रहा है, या वॉमिटिंग या डायरिया की वजह से उसको पानी की कमी हो रही है, तो वो एक डेफिनेटली एक बड़ा रिस्क है, और उसमें हमारे को काफी मात्रा में पेशेंट को फ्लूइड जरूर देना है। ये बहुत ध्यान रखना मतलब है। वो भी क्वालिफाइड डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन। बिल्कुल बिल्कुल, ट्रीटमेंट हमेशा क्वालिफाइड डॉक्टर से कराइए, क्योंकि क्वालिफाइड और अनक्वालिफाइड में जो बेसिक फर्क होता है वो यही होता है कि अनक्वालिफाइड अपने अनुभव से, या मेरे पास रह के, या किसी मेरे दूसरे साथी के पास रह के, वो 10, 20, 50 मरीजों को देख के वो सीख लेता है, परंतु उसको उस ट्रीटमेंट के पीछे की साइंस नहीं पता होती। और क्वालिफाइड डॉक्टर जब ट्रीटमेंट करता है, तो वो उसके पीछे की साइंस को भी जानता है। साइंस को जानता है, इसलिए उसके आने वाले जो परिणाम है, दुष्परिणाम है, उनके बारे में भी उसको पहले से पता होता है, और वो उनको दुष्परिणामों को पहले पहचान लेता है। तो वो एक्सपीरियंस से आता है, पढ़ाई से आता है, और वो
जब वो पहले पहचान सकता है तो उससे क्या है कि वो मरीज को बेहतर उपचार दे सकता है और जल्दी कॉम्प्लिकेशन को पहचानने के कारण वो मरीज को बेहतर तरीके से इलाज भी कर सकता है। मतलब ये है कि प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए दूसरे साधन ना अपनाएं। नहीं, इनका कोई कोई मतलब नहीं है। हमने देखा है कि लोग गिलोय या बकरी का दूध लेकर के या पत्तों का रस पी करके वॉमिटिंग करते हुए आते हैं, क्योंकि ये लेना कभी भी प्लेजेंट नहीं होता। इनको लेना, ये टेस्टी चीजें नहीं है, ये बड़ी टेस्ट वाइज बड़ी कसैली कसैली चीजें होती हैं। तो इनको लेने से आमतौर पे काफी सारे मरीजों को उल्टी की संभावना हो जाती है, और जब उल्टी हो जाती है तो पानी की कमी होती है, जो कि एक परेशानी का कारण बन सकती है डेंगू के मरीजों में। तो इनको लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम किसी भी चीज का फायदा या नुकसान हम देखते हैं कि अगर मान लो 20,000 लोगों में वो चीज दी गई तो उसमें से कितने लोगों को उससे फायदा हुआ और कितने लोगों को उससे फायदा नहीं हुआ। तो इसको हम बोलते हैं रैंडमाइज्ड केस कंट्रोल ट्रायल। तो उससे हम देखते हैं कि इस इलाज का कोई फायदा है या नहीं है। तो हमने इतने सालों में देखा है कि इन सब चीजों से कोई मरीज को ज्यादा फायदा नहीं होता, और इसलिए इन चीजों का कोई भी एडवोकेसी नहीं है। इन चीजों को हम क्वालिफाइड डॉक्टर इनको हम रिकमेंड नहीं करते हैं। डॉक्टर साहब, आप एक चीज़ बताएं कि अभी जैसे डेंगू के अलावा, डेंगू के बारे में तो आपने विस्तार से बताया, दूसरी तरह के भी फीवर्स के पेशेंट्स आ रहे होंगे जो अलग अलग तरह के, डेंगू के अलावा और किस तरह के बुखार इन दिनों फैल रहे हैं और उनको लेकर के क्या सावधानी हमको बरतनी है? डेंगू के अलावा बरसात के बाद के दिनों में पहले मलेरिया भी आता था, परंतु हमारी सरकारों के जो बड़े अच्छे प्रोग्राम थे मलेरिया कंट्रोल के लिए, जिसमें कि उन्होंने एनाफ्लीज मॉस्किटो से होता था वो, और एनाफ्लीज मॉस्किटो गंदे पानी में होता था। तो जैसे जैसे साफ सफाई थोड़ी बढ़ी है और गंदा पानी का इकट्ठा होना कम हुआ है, लोगों में जागरूकता भी बढ़ी है, तो एनाफ्लीज मॉस्किटो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। और पहले जैसे हम एक एक दिन में 10-10 डेंगू मलेरिया के मरीज देखते थे, तो अब शायद पूरे साल में हम 5-4 मरीज देख पाते हैं। इतना अच्छा, मलेरिया नियंत्रण में है? मलेरिया बहुत अच्छे से कंट्रोल किया है, और उसके लिए हमारी सरकारों को और आम जनता की जानकारियों को मैं इसका श्रेय देना चाहूंगा कि ऑलमोस्ट मलेरिया को हमने अच्छे से कंट्रोल कर लिया है। उसके अलावा जो दूसरा फीवर आता है चिकनगुनिया है। चिकनगुनिया भी एडीज मच्छर से ही होता है जिससे डेंगू होता है। दोनों का वेक्टर सेम है, पर दोनों का करने वाला वायरस अलग अलग है। तो चिकनगुनिया बुखार में बाकी सारी चीजें वही होती है, पर चिकनगुनिया बुखार में जो खास बात होती है वो जोड़ों में दर्द होता है। तो चिकनगुनिया में अगर किसी मरीज को सर दर्द, बॉडी एक्स के साथ साथ अगर जोड़ों में भयंकर रूप से जोड़ों में दर्द हो रहा है तो चिकनगुनिया की संभावना होती है। और उसका भी एक बहुत ही सिंपल सा एक टेस्ट होता है चिकनगुनिया के लिए। आईजीएम एंटीबॉडीज टेस्ट हम करते हैं, और बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है, 300-400 रुपए में हो जाता है वो आमतौर पे वो टेस्ट। और उस टेस्ट के बेसिस पे हम चिकनगुनिया को भी पहचान सकते हैं, और उसका भी इलाज आमतौर पे सिंपल पैरासीटामोल और रेस्ट, आमतौर पे चिकनगुनिया के मरीज भी इससे ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा एक नई तरह का बुखार पिछले 5-6 साल से हम देख रहे हैं। पहले तो उसके बारे में हमारे डॉक्टर्स को जानकारियां कम थी, पर पिछले 6-7 साल से मैं उस तरह के उस बुखार के भी मरीजों को मैंने काफ़ी डायग्नोज किया है। और वो बुखार था टाइफस बुखार, जिसको कि स्क्रब टाइफस या एंडेमिक टाइफस या एपिडेमिक टाइफस बोलते थे हम। तो इसकी कई सारी वैरायटीज होते हैं। टाइफस बुखार होता है, और ये भी एक तरह की मक्खी से होता है। तो ये भी एक वेक्टर बॉर्न डिजीज है। जो मच्छर नहीं, इसमें मक्खी है। हाँ, इसमें एक मक्खी होती है, टुसू फ्लाई बोलते हैं उसको। तो वो उस मक्खी से होता है ये। और ये भी अपने इलाके में पहले हम सोचते थे कि ये सिर्फ बर्फीले इलाकों में होता है, और ये पहले माना जाता था कि भारत में होता ही नहीं है, ये सिर्फ एडीज जो माउंटेन्स हैं यूरोप में, ये वहीं होता था। तो एडीज माउंटेन फीवर भी बोलते थे इसको हम। तो परंतु बाद में ये देखा गया कि हमारे जो पहाड़ी इलाके हैं, हिमाचल में, उत्तराखंड के जो कुछ पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ भी इसको पाया गया। और अब तो प्लेन्स में, हमारे रेवाड़ी में ही हर साल हम कम से कम 400-500 मरीज टाइफस के देख लेते हैं। तो टाइफस अब बहुत कॉमन है, और टाइफस का टेस्ट भी बहुत आसान है। इसके 2 तरह के टेस्ट होते हैं, और वो रेवाड़ी में इजीली उपलब्ध हैं। तो टाइफस भी एक गंदा बुखार है, और टाइफस का बहुत ही सिंपल इलाज है। मारक नहीं है? मारक, अगर इसको इलाज ढंग से ना किया जाए तो ये भी मारक हो सकता है। और टाइफस और डेंगू में एक फर्क है कि डेंगू एक वायरल बुखार है, चिकनगुनिया एक वायरल बुखार है, जबकि टाइफस जो है एक बैक्टीरियल बुखार है। और ये आम वायरल जिसको बोलते हैं फ्लू वगैरह, ये फ्लू भी इन दिनों में होता है। फ्लू आमतौर पे जुलाई अगस्त में ज्यादा होता है, पर वो सर्दियों में भी थोड़ा थोड़ा कंटिन्यू चलता रहता है। अगले जुलाई अगस्त में शुरू होके 5-6 महीने तक उसके पेशेंट भी आते हैं। तो फ्लू भी काफी होता है।
और टाइफस का जो इलाज है वो एंटीबायोटिक है, बहुत ही सिंपल एंटीबायोटिक होता है, डॉक्सीसाइक्लिन या एजिथ्रोमाइसिन, और उसका 5-7 दिन का जो कोर्स होता है उससे आमतौर पे हमारे टाइफस के सारे मरीज ठीक हो जाते हैं। परंतु उसको भी समय पे पहचानना जरूरी है। अगर टाइफस को समय पे ना पहचाना जाए तो भी सिंपल टेस्ट से पता लग जाता है। तो वो लंग्स पे हमारे काफी गंदा असर डालता है, और अगर समय पे ना पहचाना जाए तो लंग्स जो है वो खराब हो सकते हैं, और ARDS, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में मरीज टाइफस में जा सकता है, जो कि एक मारक कॉम्प्लिकेशन है। तो टाइफस को भी थोड़ा टाइमली अगर हम पहचान लें, तो टाइफस में टाइमली पहचानने का एक क्लिनिकल फीचर होता है जिसको हम बोलते हैं एशकार। जी जी। तो एशकार नाम का एक हमारे शरीर पे एक रैश होता है, क्योंकि जो मक्खी हमें काटती है वो उस काटने वाली जगह पे अपने मल को छोड़ देती है। अच्छा। और उसके काटने से और मल के होने से वहां पे एक निशान सा बन जाता है, और वो निशान लगभग ऐसा निशान होता है जैसे कि सिगरेट के उससे किसी ने जला दिया हो। तो वो उस तरह का एक निशान होता है, उसको हम एशकार बोलते हैं, और वो बिल्कुल टिपिकल होता है। अगर किसी मरीज में हमारे को वो निशान मिल जाता है, और जो स्क्रब टाइफस की फीवर के मरीज होते हैं उनमें लगभग 50-60% मरीजों में वो एशकार हमें मिलता है। तो उसको हम पहचान करके हम टाइफस फीवर को भी पहचान सकते हैं, और अगर हम टाइफस को पहचान लें और टाइमली ट्रीट कर दें तो टाइफस भी बहुत इजीली ट्रीटेबल है। इसके अलावा और जो पानी जनित रोग हैं जैसे कि एंटेरिक फीवर, टाइफॉइड फीवर है, वो भी सालों साल चलते रहते हैं। पर अब जैसे जैसे हमारा हाइजीनिक स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, और जैसे कि हर घर में ऑलमोस्ट अब RO वाटर हम यूज़ करते हैं, या बाहर कहीं जाते हैं तो बॉटल्ड वाटर यूज़ करते हैं, खुले में फल खाने का ट्रेंड खत्म हो रहा है। तो ये सब चीज़ें होने से हमने देखा है कि टाइफॉइड फीवर कम हो गया है, हमने देखा है कि पीलिए का इंसिडेंस कम हो गया है, दस्त के मरीज कम आए हैं। तो बेसिकली मैं हमेशा से मानता हूँ, साफ पानी मिल रहा है। जी जी जी। तो मैं हमेशा से ये मानता हूँ कि जनता को एजुकेट करना हेल्थ की पहली सीढ़ी है। तो डॉक्टर का पहला काम इलाज करना नहीं है, डॉक्टर का पहला काम है कि मरीज को उसकी हेल्थ के बारे में हम एजुकेट करें, उसको हम ज्ञान दें कि किस तरह से स्वस्थ रहा जा सकता है। तो हमने जो टाइफॉइड में, हमने जो पीलिए में, दस्तों में, या पोलियो में, या हमने जो मलेरिया में जो हमने जीत जो प्राप्त की है, उसमें हमारी जनता की जानकारी का बहुत बड़ा योगदान है। जनता जागरूक हुई, जनता को जानकारी हुई, तो उन्होंने सावधानियां बरतनी शुरू की, और सावधानियां बरतने से आमतौर पे हम रोगों पे काबू पा सके। और डेंगू में भी जनता को जागरूक होना बहुत जरूरी है। उसका ये है कि साफ पानी, जैसे गमले हैं या पानी की टंकी है, वो बिना ढकी हुई ना हो, गमलों में पानी ना हो। पशुओं के पीने के लिए हम घर के बाहर पानी रख देते हैं, तो वो हम ध्यान करें साफ पानी खुले में भरा हुआ ना हो, कहीं तो पर भी खुले में साफ पानी ना भरा हुआ हो, क्योंकि मच्छर, जो एडीज मच्छर है, डेंगू का मच्छर है, वो वहीं पनपता है। और अगर मान लो कहीं पानी है तो उसके ऊपर आप मिट्टी का तेल डाल दीजिए, उससे क्या है कि मच्छर वहां नहीं पनपेगा। और दूसरी बात कि दिन के समय में पूरे बाजू के कपड़े पहन के रखें, और जो शरीर के जो खुले अंग हैं, जैसे कि चेहरा है या हाथ हैं या पैर खुले हैं, तो उस पे हम ओडोमॉस या कोई भी मॉस्किटो रिपेलेंट जो क्रीम है या तेल है वो लगा के रखें। शरीर पे भी आजकल इस तरह के फैब्रिक मॉस्किटो रिपेलेंट भी आ गए हैं कि फैब्रिक पे वो लगा लो, कपड़ों पे लगा लो, तो उसकी स्मेल से ही मच्छर भाग जाते हैं, तो हम वो भी यूज कर सकते हैं। तो अगर हम इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो डेंगू बिल्कुल हमें नहीं, हमारे शरीर में नहीं आएगा, और मच्छर हमारे पास नहीं आएंगे। तो जानकारी डेंगू के बारे में रखना भी बहुत जरूरी है। अगर हम इन सब जानकारियों का ध्यान रखेंगे, और एक बार हमने इस साइकिल को तोड़ दिया, तो हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में हम डेंगू पे काबू भी पा लें। और एक बात और डेंगू के बारे में बताना चाहूँगा कि डेंगू के बारे में अभी जो वैक्सीन है वो भी हमारी लास्ट स्टेजेस में है। उसके जो एडवांस ट्रायल्स हैं, कुछ अफ्रीका में शुरू हुए हैं, कुछ और जगहों मतलब निकट भविष्य में उम्मीद कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो डेंगू की वैक्सीन भी बिल्कुल इट इज ऑन कार्ड्स। तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 1-2 साल में हमारे पास डेंगू का वैक्सीन भी होगा, और अगर डेंगू का वैक्सीन हमारे पास आ जाता है तो डेफिनेटली हम डेंगू पर भी विजय पा लेंगे। आप सुन रहे थे डॉक्टर पवन गोयल को, वरिष्ठ फिजिशियन ने जो बातें आपको बताई है। उम्मीद करते हैं आप डेंगू के बारे में, टाइफस के बारे में, टाइफाइड के बारे में, फ्लू के बारे में, सभी तरह के बुखार के बारे में आप समझ चुके होंगे, लक्षण समझ चुके होंगे। फिर भी नीम हकीम नहीं बनना है, घर पर डॉक्टरी नहीं करनी है, घरेलू उपचार नहीं करना है। किसी भी तरह का बुखार हो
वरिष्ठ फिजिशियन के पास जाइए, जो निकटतम आपके हो, क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाइए, उन्हीं से उपचार कराइए। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका भी धन्यवाद, आपने समय दिया। जो धन्यवाद।